तो पिछली क्लास में हमने जो तापीय प्रसार गुणांक थे उनके अंदर संबंध याद कर लिया था और उनका अनुपात भी देख लिया था। फिर हमने ऊष्मा संचरण की विधियां चालू करी थी। 3 प्रकार की विधियां थी, एक चालन, संवहन और एक विकिरण। तो हमने चालन के बारे में लिख दिया था। तो आज 2 नंबर हेडिंग में संवहन। बताओ ये किन में पाई जाती है? ये द्रव और गैस लिखो। ऊष्मा संचरण की यह विधि, ऊष्मा संचरण की यह विधि द्रव तथा गैसों में पाई जाती है। ऊष्मा संचरण की यह विधि द्रव तथा गैसों में पाई जाती है। अब देखो इसमें होता है क्या, पहले वो समझ लो। इसके नाम से स्पष्ट है, सह प्लस वहन। वहन का मतलब क्या होता है? इधर उधर ले जाना। और सह का मतलब स्वयं। सह का मतलब यहाँ पर किससे है? और वहन का मतलब क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब किसको ले जाएंगे? ऊष्मा ऊर्जा को ले जाएंगे। ऊष्मा ऊर्जा को ले जाना, क्योंकि चालन की विधियां पढ़ रहे हैं, ऊष्मा संचरण की विधियां। तो इन 3 चीजों से समझ में आ गया कि ऊष्मा ऊर्जा को इधर उधर लेके जाएंगे, उसका वहन करेंगे। और कौन करेंगे? स्वयं का मतलब अगर गैस होगी तो गैस के अणु खुद करेंगे, और अगर तुम्हारे पास द्रव होगा तो द्रव के अणु खुद करेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई कि इस विधि के अंदर ऊष्मा ऊर्जा का जो ट्रांसपोर्ट होता है, संचरण होता है, वो स्वयं किन के अणुओं के द्वारा होता है? गैस। तो यही बात हमने ठोस में लिखी थी उसके अंदर। लेकिन एक चीज ये थी कि उसके अंदर ठोस के जो कण है वो जैसे यहाँ है तो अपनी स्थिति के ऊपर रहते हैं और इसके ऊपर नीचे क्या करते हैं? जंप करते हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो गैस और द्रव के खुद कण होंगे, ये एक स्थान से चलकर दूसरे कण के पास चलकर जाएंगे, अपना स्थान छोड़ देंगे और वहां उसे टक्कर करेंगे। समझ आई? फिर हमने द्रव वाले पार्ट के अंदर ये पढ़ा था कि गैस और जो द्रव होते हैं ये किसके रूप में पाए जाते हैं? परतों के रूप में होते हैं। तो एक परत के अंदर जितने कण होंगे, जैसे मान लो ये परत है, ये लेयर है, तो इस लेयर के अंदर जितने कण है वो सारे सारे आपस में जुड़े हुए हैं। एक अकेला कण इस परत को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर इस कण को ऊपर जाना है तो इस पूरी की पूरी परत को ही क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ये कणी किसके अंदर होती है? गैस में होती है। ये कणी द्रव में। क्यों? क्योंकि हमने पाठ कौन सा पढ़ा था? तरलों के यांत्रिक गुण। और तरल के अंदर दोनों आते हैं, गैस और द्रव, और दोनों किसके रूप में पाए जाते हैं? परतों के रूप में। तो इस संवहन से हमने ये निकाला कि ऊष्मा ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट होगा, संचरण होगा। कौन करेंगे? स्वयं गैस और द्रव के कण करेंगे। लेकिन ये तो किसके रूप में पाए जाते हैं? परतों के रूप में। तो ये पूरी की पूरी परत जो है वो नीचे से गर्म होकर कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। और ऊपर वाली जो परत होगी वो नीचे खिसक जाएगी। मैं तुम्हें वो दूध गर्म होने वाली प्रक्रिया समझाई थी। फिर नीचे वाली पूरी की पूरी परत के अणु गर्म होंगे, वो उस जगह को छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर वाली नीचे आती जाएगी। तो इस तरीके की जो संचरण की विधि है उसे क्या बोला गया है? संवहन। समझ में आ गई कहानी? भाई सब कुछ इसके नाम में छुपा हुआ है, और कुछ है नहीं, और तो कोई कहानी नहीं है याद रखने वाली। तो लिखो, इस विधि में द्रव व गैस, ब्रैकेट में लिख लो तरल, इन दोनों को तरल कहते हैं। द्रव व गैस ब्रैकेट में तरल, ब्रैकेट बंद, के कण स्वयं ऊष्मा ऊर्जा का संचरण करते हैं। अगली लाइन में लिखना
हम जानते हैं कि द्रव व ठोस द्रव व गैस परतों के रूप में पाए जाते हैं। द्रव व गैस परतों के रूप में पाए जाते हैं। कोमा इस विधि में इनकी परतें गर्म होकर हल्की हो जाती है। गर्म होकर हल्की हो जाती है तथा ऊपर उठती है एवं ठंडी व भारी परतें नीचे खिसक जाती है। ठंडी व भारी परतें नीचे खिसक जाती है। फिर वे गर्म होती है और ऊपर उठती है। और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस विधि को संवर्धन विधि कहा गया है। उदाहरण दूध का गर्म होना। अब भाई लोगों तीसरी हेडिंग लगाओ, विकिरण विधि। इसमें देखो क्या होता है कि सबसे पहले चालन विधि थी उस ठोसों के अंदर, फिर ये संवहन विधि तुम्हारी गैस और द्रव के अंदर। अब कौन सी विधि है? विकिरण विधि। इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक। अगली बात है, इसके अंदर जो तरंगों की आवश्यकता होती है वो हमें ये चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्यों चाहिए? क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। और इसी विधि के द्वारा सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ पर पहुंचता है? पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसमें लिखो, इस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण विधि में ऊष्मा ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है।
क्योंकि इनकी ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि इनकी ऊर्जा अधिक होती है। उदाहरण, सूर्य से पृथ्वी तक आने वाला प्रकाश इसी विधि से आता है। आने वाला प्रकाश इसी विधि से आता है। ये तो तुम्हारी तीनों विधियां हो गई। इनके अंदर हमने थ्योरी पढ़ी है, खाली लैंग्वेज है। अब हम इसके अंदर ऊष्मा का जो संचरण होता है उसका एक सूत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सा सूत्र है, तो हेडिंग में लगाओ। ठोसों में ऊष्मा संचरण के लिए चालकता गुणांक ज्ञात करना। ठोसों में ऊष्मा संचरण के लिए चालकता गुणांक ज्ञात करना। चालकता गुणांक ज्ञात करना। देखो भाई लोगों, पहले समझो भाई, इसकी हेडिंग हमने क्या लगाई है, चालकता गुणांक ज्ञात करना। तो चालकता विधि कौन सी के अंदर है, ठोसों के अंदर। तो ठोस बनाने हैं तो देखो, ये तुम्हारा पहला ठोस है, ठीक है, और ये तुम्हारा दूसरा ठोस है। हो गए। इसका जो तापमान है वो कह देते हैं कितना है, इसका तापमान कितना है। लेकिन ऊष्मा ऊर्जा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ गति करेगी। तो एक वस्तु को उच्च तापमान रखना है, दूसरी को निम्न तापमान। तो इसे रख देते हैं उच्च ताप, और इसे रख देते हैं निम्न। अब संचरण के अंदर क्या होगा कि इनके बीच के अंदर कोई कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू ऊर्जा यहाँ से कहा जाए वहां से। तो हम यहाँ पर एक धातु की छड़ लगा देते हैं बीच में। ये हमने धातु की छड़ लगा दी। धातु की छड़ क्या काम करेगी, ये इसके संपर्क में होगी तो इस सिरा, ये जो सिरा होगा इसका, ये टोटल गर्म हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ए टर्मिनल, इसको नाम दे देते हैं। तो ये पूरा का पूरा गर्म है, तो इसके संपर्क में जब ए भाग आएगा तो ए गर्म हो जाएगा। ए के जो कण है वो गर्म होंगे, और एक एक कण गर्म होती है वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे। कंपन करेंगे तो अपने आसपास के जो एलिमेंट है उनसे टकराएंगे। तो पहले जो ऊर्जा यहाँ थी वो ए के ऊपर गई, ए से यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, क्योंकि टकराते रह रहे हैं। फिर वो कहाँ पर पहुंचेगी, बी पर, और बी के द्वारा कौन कर लेगा, ये जो तुम्हारा, इसे कह दो तुम्हारा एक्स, और ये कह दो ये जो छड़ है ये एक्स है, और ये गर्म होगा। ये तो गर्म है ही पहले से ही। फिर वापस वही होगा, यहाँ से एनर्जी जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी इसमें। तो प्रश्न ये आता है कि एनर्जी कब तक जाती रहेगी। ये तब तक जाएगी जब तक इन दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता, जिसे हम साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। ताप ये साम्य हमने पढ़ा था। जब तक इन दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता तब तक यहाँ से ऊर्जा कहाँ तक जाती रहेगी, यहाँ तक जाती रहेगी। अब देखो होगा क्या कि ऊष्मा जो जा रही है इस बिंदु से इस बिंदु के ऊपर, वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करती है। अगर मैं एक फोटो ये बनाता तुम्हारे सामने, देखो ये तुम्हारा कौन है, एक्स, और ये कौन है, वाई। अगर मैंने ऐसे बना देता, ये ए है और ये क्या है, बी। सेम वही कंडीशन, इसका तापमान T1 हाई है, इसका तापमान T2 लो है। तो इसको टाइम लग रहा है T1 और इसको टाइम लगेगा कितना, T2।
तो बताओ ज्यादा टाइम किसको लगेगा? भाई एनर्जी यहाँ से यहाँ भेजनी है, तो ज्यादा एनर्जी किसमें जाएगी, किसमें जाएगी? इसमें। इसमें क्यों जैसे बताओ मोबाइल इसमें क्यों जाएगी? बताओ कि सोच के तो बोले होगा, तो बताएंगे क्यों जैसे इनसे वो टी2 जाता है कटे जाता ओ चाहिए और निम्न सेम बाई कर दिया मैंने, तो केवल इसको चेंज किया है। पहले यहाँ मोटा था, इसको पतला कर दिया, तो बता रहे हैं? तो बता वो सीखेंगे वो जहाँ अब ये मोटो और पतला करने के बाद में ऊर्जा ज़्यादा संचरित होती है। आप होती मैं तो समझा ही नहीं करना और बुद्धि लगा लियो। एक तो ये छोटी सड़क है, इसमें ज्यादा लोग जा पाएंगे कि संकड़ी सड़क में से ज्यादा लोग जा पाएंगे? इसमें से ज्यादा लोग जा पाएंगे, और ज्यादा जाएंगे तो उसमें का संचरण होकर ज्यादा होगा। ये पतली सड़क है, एक बार के अंदर इसमें 4 ट्रक आ जाएंगे बराबर में, को नहीं आवे, तो इसके अंदर उसमें का संचरण कम होगा। अब एक चीज और बताओ लो, बुद्धि ज्यादा ही बन जा रही है। अब बताओ देखा क्या ये ए कंडीशन पहली है, दूसरी है, तीसरी वो इसके अंदर है। ये T1 है और ये T2 है। ये उच्च तापमान है और ये निम्न तापमान है। तो बताओ ऊर्जा सबसे अधिक किसमें संचरित होगी? उसमें ही होगी, क्योंकि रास्ता छोड़ा चाहिए, लंबा करने से कुछ नहीं होगा। रास्ता क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। इसमें एक बार में एक ही आदमी जाएगा और इसमें एक बार के अंदर हम 3 आदमी भेज देंगे, और कम दूरी तय करनी है। अब देखो एक बात है, दूरी कम तय करनी है तो यहाँ से निकले और जबदनी से उसके अंदर बढ़े। इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वातावरण के कण भी तो इनके चारों तरफ जहाँ तुम्हें खालिस्तान दिख रहा है, जब ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक जाती होगी तो वातावरण के कण भी इनसे आके टकराएंगे, हवाएं चलेगी तो वो टकराएंगे, टकराते ही अपनी ऊर्जा उसको दे देंगे और खुद तो ऐसे फ्री होके बैठ गए। समझ रहे हो ना कहानी? और इसके अंदर अगर वातावरण के कण आके टकराएंगे तो इन सिरों से टकराएंगे, इनके बीच में जो कण है वो तो सुरक्षित है, वो आराम से ऊर्जा लेके वहां पहुंच जाएंगे। इसके अंदर तो कण ही केवल सिरों के ऊपर ही है, तो फिर मतलब नहीं हुआ। तो ध्यान ये रखना है कि अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो उसमें जाने की दर भी क्या हो जाएगी? जैसे तुम्हें यहाँ क्षेत्रफल बढ़ा हुआ दिख रहा है और यहाँ क्षेत्रफल पतला है, अगर तुम क्षेत्रफल को कम कर दोगे तो उसमें प्रवाह की दर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर तुम लंबाई को बढ़ा दोगे तो उसमें प्रवाह की दर भी क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि वातावरण के कण आके टकराएंगे और जितनी ऊर्जा इनके पास है वो तो खुद ले जाएंगे टकरा के, तो वो तो फिर एकदम ऊर्जा रहित हो गए, और ऊर्जा रहित हो गए तो फिर वहां पर जाकर देंगे क्या? समझ में आएगी ना कहानी? तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। अभी इनको मैं सूत्र कैसे दिखाऊंगा बस इतना सा काम, ठीक है? तो पहले ये 1 नंबर वाली फोटो बना लो, ये वाली फोटो बनाओ। तो थोड़ी बुद्धि चलाया करो भाई लोगों, ऐसे काम नहीं होगा। इसकी लंबाई लिख लो, ये L लंबाई का है। ये जो पड़ता है ना ब्रिज है जो L लंबाई का है, इनको तुम यार P क्यों लिख दो, P और Q, क्योंकि क्षेत्रफल ये लिखेंगे यहाँ पर, फिर उस A में इस बिंदु A में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्षेत्रफल बराबर P, पास में लिख लो उष्मा संचरण की दिशा x से किसकी तरफ है? y की तरफ। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ उष्मा जाती है, हमें पता है। उष्मा ऊर्जा Q है
बना लिया तो लिखो भाषा, लैंग्वेज लिखो। माना एक धातु की एल लंबाई की छड़, माना धातु की एक एल लंबाई की छड़ जिसका क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, उसे उच्च ताप की वस्तु X, उसे उच्च ताप की वस्तु X व निम्न ताप की वस्तु Y, निम्न ताप की वस्तु Y के मध्य है। इस प्रकार जोड़ा गया है कि इस प्रकार जोड़ा गया है कि ऊष्मा ऊर्जा X से Y की तरफ स्थानांतरित हो सके। कुल T समय में ऊष्मा संचरित होती है बराबर Q, ऊष्मा संचरित होती है बराबर Q। कुल ऊर्जा वहां पर जाएगी जब तक ये साम्य अवस्था के अंदर ना आ जाता इक्विलिब्रियम में। तो 1 सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा बराबर Q बटा T। अतः ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर Q बटा T, और इस ऊष्मा प्रवाह की दर को लिखते हैं H से, H बराबर Q बटा T। अब ऊष्मा प्रवाहित होने की जो दर है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी जो हमने अभी पढ़े थे, लंबाई, क्षेत्रफल, वो लिखने हैं। अब इसके आगे लिखना ऊष्मा प्रवाह की दर निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, जितना PQ का क्षेत्रफल अधिक होगा, जितना PQ का क्षेत्रफल अधिक होगा ऊष्मा प्रवाह की दर भी उतनी ही अधिक होगी। अतः समानुपाती क्षेत्रफल दूसरा पॉइंट, जितना अधिक जितनी अधिक PQ की लंबाई लेंगे कोमा ऊष्मा प्रवाह की दर कम होगी, ऊष्मा प्रवाह की दर कम होगी, क्योंकि अधिक लंबाई वातावरण के संपर्क में आने पर
के संपर्क में होने पर उष्मा ऊर्जा हानि अधिक रहेगी। अतः H व्युत्क्रमानुपाती है। और तीसरी चीज कि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही उष्मा अधिक क्या होगा, प्रवाह होगा। तो तीसरा पॉइंट, जितना ज्यादा तापांतर होगा उष्मा प्रवाह की दर भी उतनी अधिक होगी। अतः अब समीकरण 2, 3 और 4 से एक सूत्र बनाएंगे। ये तुम इतना लिख लो पहले फटाफट। स्कूल में पाठ हो गया कि कितने दिन में? 2 दिन। वेरी गुड। तो कौन सा चल रहा है? 12 चलेगा, वो भी 2 दिन में। 12 की सब ये पहले करे हैं, पहले करे हैं लाइन बस। अच्छा, ये नोट्स ले लिए हैं। पीडीएफ निकाल दिए। बहुत बढ़िया। क्या है अपने लिख लिया? चलो भाई लोग आओ आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इस एक का कोई काम नहीं है, इस एक की तो हमने निर्भरता लिखी है। तो 2, 3 और 4 से हम क्या कर सकते हैं, वो करते हैं। तो लिखो समीकरण 2 और 3 व 4 से देखो H तीनों के अंदर है, समानुपाती है एक ही, और ऊपर क्या है तुम्हारा T1 माइनस T2 और व्युत्क्रमानुपाती है इसके L के, ठीक है। तो H बराबर K A T1 माइनस T2 बट्टा के अंदर ये K क्या आया है, K बराबर
चालकता गुणांक। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि के की परिभाषा क्या होगी और ये क्या सिस्टम है। तो इतना लिखने के बाद में तो अगली आइटम लगाओगे चालकता गुणांक। ये तो इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगली चीज हमें पढ़नी है, हेडिंग है चालकता गुणांक की। समीकरण 5 है ये 4 बटी 5। इसे कहते हैं कंडक्टिविटी कांस्टेंट। कंडक्टिविटी कांस्टेंट 5 तक लिख लो, फिर समझ लेना बाद में लिख लेना। समीकरण 5 से जिसकी परिभाषा निकालनी है उसको निकालो। के है यहाँ पर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में एच एल बटे के अंदर ए डी1 माइनस ए। अब साथ इसकी परिभाषा बनानी है। इस सूत्र से इस कंडक्टिविटी कांस्टेंट की क्या बनानी है, परिभाषा बनानी है। देखो मैं बना के बताता हूँ। अगर हमें देखो ये लंबाई किसकी है, इस ये क्षेत्रफल किसका है, इसका। ये तापांतर किनका है, इन दोनों का। ठीक है, मेरे हाथ में जो दो चीजें हैं मैं उनको एक कर दूंगा, उन सबको एक कर दूंगा, क्योंकि एक को विज्ञान की भाषा में एकांक बोल देंगे। तो देखो मेरे हाथ में ये है कि मैं इसकी लंबाई 1 मीटर ले लूँ मेरे हाथ में, तो हम क्या कह देंगे कि यदि L बराबर कितना हो जाए 1 मीटर, मेरे हाथ में है कि इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ तो A कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर। और मेरे हाथ में ये है कि अगर मैं इसको 30 डिग्री रखूं तो इसको 29 डिग्री रख लूं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे T1 माइनस T2 बराबर 1 केल्विन। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो 1 बराबर 1 तो कट गई k, और ये बराबर किसके आ गया, k बराबर नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा, नीचे दिख रहा है तो ठीक है। तो k बराबर किसके आ गया x। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि 1 मीटर लंबे चालक छड़ PQ जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और वो जहां पर जुड़ी है x और y के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो 1 केल्विन हो जाए, तो ऊष्मा के प्रवाहित होने की जो दर है h वही क्या कहलाती है, चालकता गुणांक कहलाती है। समझ में आ गई खड़ी है। तो देखो वापस एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाली छड़ को यदि 1 केल्विन तापांतर वाले दो छड़ों के बीच कनेक्ट कर दिया जाए तो ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है h वही क्या कहलाती है, उसका चालकता गुणांक या कंडक्टिविटी कांस्टेंट। सीधी सी बात कुछ है ही नहीं। तो इतना छापो तुम्हारी कॉपी में फटाफट। ये इसके नीचे लिखना, देखो ये सिस्टम है ना, ये इसके नीचे लिखना, फिर ये इसके नीचे लास्ट में। फिर हम आज इसका न्यूटन का ये शीतला नियम पढ़ लेंगे, बाद में थोड़ी बहुत लैंग्वेज रहेगी वो हम कल समझा देंगे। फिर तुम्हारा द्विवार्षिक का कोर्स क्या हो जाएगा कंप्लीट। टोटल कितने पार्ट है 16। एक पहला है उसके अलावा 15 है शायद। द्विवार्षिक में 10 पार्ट रहेंगे, 10 हमारे कंप्लीट हो गए। फिर 5 और 4 5 और 6 पार्ट इतना लिख दिया कि यहाँ तक। नीचे लिखो अर्थात 1 मीटर लंबे व
1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, अर्थात 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी धातु की छड़ को, किसी धातु की छड़ को कोमा 1 केल्विन तापांतर वाले प्लेटों के मध्य जोड़ा जाए, प्लेटों के मध्य जोड़ा जाए तो ऊष्मा प्रवाह की दर, तो ऊष्मा प्रवाह की दर ब्रैकेट में लिखो h, ब्रैकेट बंद, कोमा, उसके चालकता गुणांक के बराबर होती है, उसके चालकता गुणांक के बराबर होती है। समझ गया कि भाई लोग? तो ये तुम्हारा इतना सा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है? लैंग्वेज तो अपने आप बनती रहेगी फटाफट ऑटोमेटिकली। तुम्हें याद ये रखना है कि h जो होता है वो एरिया बढ़ाने पर बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर घटता है और तापांतर बढ़ाने पर बढ़ता है। ऐसे बढ़ता है सूत्र। अगर पहले के लिख के प्रैक्टिस करो ना, जो तुम नहीं करते हो वो तुम्हें ऐसे करनी है। फिर ये हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और के तुम्हारा क्या होता है, चालकता गुणांक। फिर के की यहाँ से वैल्यू निकालोगे ऐसे, ये रख दोगे तो मिल जाएगा तुम्हें ये। अब लिखो के का मात्रक, चालकता गुणांक का मात्रक और चालकता गुणांक का विमीय सूत्र। पहले मात्रक की तरफ ध्यान देंगे। आओ मैं ही तुम्हें सिखाता हूँ, तुम तो टेम खराब करोगे, निकलेगा नहीं तुमसे इसका मात्रक। देखो भाई लोगों, के का तुम्हारे पास सूत्र क्या है, एच एल बटे ए T1 माइनस, क्यों यही है ना। हम क्या कह सकते हैं कि हमें जो जो सूत्र आता है वो लिख लेंगे यहाँ पे। सूत्र का मतलब जिन जिन का मात्रक पता है वो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो तुम्हें बताओ h का मात्रक पता है क्या? तो मैं बताता हूँ। हमने लिखा था h बराबर क्या होता है, q बटा, लिखा था ना समीकरण एक, देखो वही थी। तो q का मात्रक क्या होता है, q क्या है यहाँ पर, आवेश नहीं है, ऊष्मा है। तो ऊष्मा का मात्रक होता है, जो ऊर्जा का मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, जो कार्य का मात्रक होता है कार्य का मात्रक तो जूल होता है। तो इसका मात्रक हो गया बहनों जूल, और इसका मात्रक हो गया भाइयों सेकंड। तो भाइयों और बहनों इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया तुम्हारा जूल अपॉन सेकंड, ठीक है। ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, एल का मतलब लंबाई है यहाँ पर, है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो वो कुछ बना दो यहाँ पर। ये है क्या, एरिया। तो एरिया का मात्रक मीटर। ये क्या है, समय, तापमान है, गॉड। तो ये T1 ये T2, तो आएगा भी जो आएगा वो भी ताप ही आएगा, और ताप का मात्रक क्या हो जाता है। तो भाइयों और बहनों m से n कट गया। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या बच गया, जूल बटा सेकंड इनटू मीटर इनटू, तो ये तुम्हारा बन जाता है क्या, इसका मात्रक। लिखो अब हम इसी से निकालेंगे इसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो भाई लोगों, आपके द्वार्षिक पेपर नजदीक हैं, ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ, तो आप मन लगाकर पढ़ाई करें।
वीडियो को लाइक करें, इसमें आप बहुत कंजूसी करते हैं। बीमा किसकी बीमा? बीमा 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 नहीं करूँगा। तो आओ, आज मैं आपको सिखाता हूँ इसकी बीमा निकालना। वैसे तो पिछले 4-5 महीनों से सिखा ही रहा हूँ, आज मैं तुम्हें बीमा निकालनी सिखाता हूँ। देखो बहनों, जूल जो है वो किसका मात्रक होता है? W का, और W का सूत्र होता है Fx, F का सूत्र होता है Ma, और x तुम्हारे पास में बड़ा ही है। तो तुम्हें अभी तक ये जूल की बीमा याद नहीं हुई। देखो तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? M1 L2 P-2। तो ये तो F की नहीं होगी क्या? अच्छा ये पूरी हो गई उसमें M1, तो ये तुम्हारी किसकी बीमा हो गई? जूल की। वेरी गुड। सेकेंड डी मीटर केल्विन, ठीक है। इनको ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, जहां तुम्हें ले जाना है वहां ले जाओ। तो देखो M1 L2 P-2, ये ऊपर गया P-1, ये ऊपर गया L-1, ये ऊपर गया K-1। तो देखो M और कहीं नहीं है, तो M1 L2 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, तो L कितने? 3 हो गए क्या? एक हो गया। ये माइनस का ये 1 हो गया। P-2 और -1 और K ये इसका बन गया V सूत्र। बढ़ाओ। फिर बताओ ये सदिश होगा सदिश होगा? सदिश क्या करोगे? नीट में डॉक्टर कैसी तो यहाँ तो ये देखते हैं ध्यान पढ़ूंगा के लिए मन तो विधि बता मन में देखते हैं ध्यान पढ़ाए। बस मैं फेमस मास्टर हो रही हूँ यूट्यूब पर, पूरी यूट्यूब पर पूरी दुनिया में फेमस हो रही हूँ। देखता हूँ ये उत्तर काटा है मुझे, मैंने विधि सिखाया, मैं तेरा शिष्य बनना था। फिर मैं इतनी बुद्धि होगी कि मैं ले 35 मिनट बोलूँगा फिर ये क्या है? गुणांक है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है 2 3 5 7 31 हो जाए हैं मूर्ख आदमी। इनका जो माध्यक है इनमें सेकंड को पहले ऊपर लिखना है, वैसे जूल पूरा सेकंड इनमें क्या होगा उसे? तो काम थोड़ी है ऊपर लिखा हुआ, पढ़ा रहे तुम। हो गया क्या भाई लोगों? आगे लिखो, अगली हेडिंग लगाओ, न्यूटन का शीतल नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, इसकी एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। संभावना है कि वो आपकी एडवांस के अंदर 99.99% आपको देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।